नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लगता है इस बार इतनी सियासी कलाबाजियां देखने को मिलेंगी जितनी पहले कभी नहीं मिली। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 4-5 दिनों के दौरान काफ़ी हैरत अंगेज सियासी डेवलपमेंट हुए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। दरअसल अब ओबीसी वोट के लिए जो महीना 2 महीना पहले मार मची हुई थी समाजवादी पार्टी और बीजेपी में, अब वो दलित वोट पर आ गई है। दलित पर बीजेपी, अखिलेश यादव, मायावती, तमाम लोग अब दलित वोट को लेकर पूरी जोड़ तोड़ में जुट गए हैं। दरअसल 3 अप्रैल को यानी 3 दिन पहले अखिलेश यादव कांशीराम की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। मायावती के सम्मान में बीजेपी मैदान में आ रही है। बीजेपी का कहना है कि हम गेस्ट हाउस कांड जो है वो दलित वोटरों के घर जाकर उन्हें बताएंगे कि भाई गेस्ट हाउस कांड में समाजवादी पार्टी ने तो दलित की बेटी मायावती को मार ही दिया होता अगर बीजेपी उन्हें ना बचाती। और उधर मायावती अखिलेश के इन तमाम दांवपेच से घबराई हुई हैं और वो गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही हैं और बता रही हैं कि कैसे उन पर, एक दलित की बेटी पर समाजवादी पार्टी के ने हमला किया था। अब ऐसे में यह सवाल हो जाता है कि आखिर ये दलित वोट जो अब तक, जिसे हम बहुत ही पारंपरिक अंदाज में 2022 के चुनावों से पहले तक तो कम से कम बहुत ही पारंपरिक अंदाज में मायावती का कोर वोटर कहते रहे हैं, अब क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में ये दलित वोट इसमें बिखराव आएगा या फिर मायावती, अखिलेश, बीजेपी और अगर कांग्रेस को भी आप गिनते हैं उत्तर प्रदेश में, तो इनमें से बड़ा हिस्सा इस वोट बैंक का कौन लेकर जाएगा? ये जानने के लिए, ये समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो कि दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हमारे साथ कबूल अहमद, जो कि आजतक.in वेबसाइट के सीनियर कंटेंट एडिटर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कुमार अभिषेक, जो कि UPTAK.in के एडिटर हैं लखनऊ में। सबसे पहला सवाल मैं लक्ष्मण जी आपसे लेना चाहता हूं। बड़ी ये जो कांशीराम की मूर्ति पर अखिलेश का अनावरण करना और फिर मायावती का गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाना, और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ की बीजेपी कह रही है कि हम बताएंगे लोगों को कि कैसे मायावती को हमने बचाया, दलित वोटरों को हम ये बताएंगे। ये सारी डेवलपमेंट्स क्या बता रही हैं कि अब दलित वोट के लिए मार मची है? शुक्रिया नीरज जी। निश्चित रूप से हालांकि अभी राजनीतिक रूप से देखें तो चुनाव में वक्त है, लेकिन जितने भी सियासी समीकरण हो सकते हैं, हर राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के लिहाज से उस पर काम कर रहा है। ये कुछ दिन पहले जो राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा और बीजेपी ने पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इस बात को आगे बढ़ाया। और मैं तो एक बात जोर दे दूं शुरू में ही, ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वो लोग हैं जो बार बार इस देश के SC ST OBC लोगों के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि ये लोग जातिवादी हैं, ये जातिवाद बढ़ाते हैं, बार बार जाति का नाम लेते हैं। और अब ये देश को देखना होगा 10 साल में कि गुजरात से चल करके कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने आया तो जाति बता रहा है, राष्ट्रपति ये लोग बना रहे हैं तो जाति बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं तो जाति बता रहे हैं। और अब देखिए राहुल गांधी वाले पूरे प्रकरण में कहा कि उन्होंने मोदी मोदी जोड़ दिया तो जाति का अपमान, OBC का अपमान। अब जो है इस पूरे प्रकरण में तो जाति का खेल कैसे इस समय खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जिस तरह से बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, मुझे लगता है कि यह बात भारतीय जनता पार्टी लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को जाकर के बताए कि गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था, इससे मुझे लगता है कि वह नुकसान समाजवादी पार्टी को हो, उससे पहले समाजवादी पार्टी को यह काम करना चाहिए कि ये किसने बयान दिया था कि मिले मुलायम कांशीराम, अब तो ये नारा बोलने पर यूपी में मुकदमा हो जा रहा है, अब क्या ही कहा जाए, जबकि उन्होंने कितने नारे बोले उस पर कोई मुकदमा नहीं हो रहा। यह जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, किसने ये बयान दिया था कि सपा और बसपा हमारे सामने 2 कांटे थे, हमने पहले एक कांटे से दूसरे को निकाला और फिर कुछ दिन बाद दूसरे को भी फेंक दिया। ये बयान किसका था? अब समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के लोगों को अगर भाजपा से लड़ना है तो मुझे लगता है कि अगर वो इतिहास में जा रहे हैं तो आप भी जवाब देने के लिए उनको इतिहास में ले जाइए
क्योंकि बीजेपी तो प्रोपोगेंडा पार्टी है। अगर समाजवादी पार्टी ये काम नहीं करेगी तो ठीक बात है, बीजेपी दलितों के बीच एक गैप पैदा करना चाह रही है कि भाई ये गेस्ट हाउस कांड तो बहुत गड़बड़ हुआ था और इसके बाद तो इन्होंने आपके खिलाफ काम किया था। इससे जो दलित वोटर, जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की पॉलिटिकल लाइन इस समय है, अगर गौर करें तो लोहिया के साथ अंबेडकर को जोड़ करके 2022 से लगातार वो काम कर रहे हैं। कांशी राम जी की मूर्ति के अनावरण के समय अखिलेश यादव के भाषण को बहुत गौर से सुना जाना चाहिए। सदन में रामचरितमानस प्रकरण और शूद्र प्रकरण के बाद अखिलेश यादव के उस बयान पर गौर करना चाहिए कि अगर ये शुद्ध ढाल ना बने तो आप कभी सत्ता में ना आ पाओ। मुझे लगता है कि सपा ने एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स जो अपनाई है, अपने कोर वोटर, और वो वोटर केवल यादव और मुसलमान का, बीजेपी का नैरेटिव जो है उसको तोड़ रहा है। वो दलित को भी जोड़ रहा है, वो ओबीसी में नॉन यादव जातियों को भी जोड़ रहा है। मुझे लगता है इससे बीजेपी परेशान है और इसलिए बीजेपी ने यह प्रोपोगेंडा का सहारा लिया है। भाई अगर एक बात बताइए कि अगर आपके साथ, बीजेपी के साथ बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई, अब ब्राह्मण संघ बचाएगा, हाथी चलता जाएगा, ये नारा किसका था? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इन नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग बीएसपी की सरकार बनवा रहे थे कि नहीं? और उसके बाद जब 2019 में गठबंधन हो गया सपा और बसपा का, मुलायम सिंह यादव, मरहूम मुलायम सिंह यादव जी और मायावती जी एक ही मंच पर अगर खड़े होकर के ये कह रही थी कि हमने भुला दिया वो इतिहास, तो भारतीय जनता पार्टी उस इतिहास को इसलिए याद करना चाह रही है कि वो अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल अपोनेंट समाजवादी पार्टी को दलितों के वोट से वंचित रखना चाहती है। मुझे लगता है कि वो कारगर हो सकते हैं भाई, झूठ फैला करके तो वो पूरे देश में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी को वापस वो जो मंडल का दौर था, 1990 का दौर था, वो जो मुलायम सिंह यादव ने साफ कहा था परिंदा भी पर मारने नहीं देंगे, और अगर और गोली चलवानी तो चलवाते, थोड़ा हिम्मत दिखानी होगी समाजवादी पार्टी को, थोड़ा अपने इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर पूरे चुनाव को ले जाना होगा। नहीं तो ये रामनवमी की जुलूस में जो हो रहा है ना, ये अभी और बढ़ेगा, और जब तक 2024 का चुनाव नहीं आएगा, वो आपस में ओबीसी को ओबीसी से, दलित को दलित से, और जब जरूरत पड़ेगी धर्म में, वो बीजेपी काम करेगी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी तो अपना काम कर रही है, वो यही करेगी। अब इसका फायदा या नुकसान की बात अगर नीरज जी करें तो ये इन पॉलिटिकल पार्टियों के पॉलिटिकल टैक्टिक्स पर डिपेंड करेगा कि अगर आप इसे काउंटर कर पाए तो आप इसे, आप उत्तर प्रदेश की जनता में ले चलिए ना, खुल करके खेलिए ना कि ये जाति जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? बीजेपी। आपके आरक्षण को खत्म कौन कर रहा है? बीजेपी। आरक्षण खत्म करने के लिए सरकारी चीजों को बेच कौन रहा है? बीजेपी। उसके बाद ये जितने एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट के साथ खिलवाड़ किसने किया? बीजेपी। 13 पॉइंट रोस्टर कौन ले आया? बीजेपी। ये बुलडोजर किनके घरों पे चलवा रही है? ये बीजेपी। अगर ये नैरेटिव बना ले गए और अपने लोगों को जोड़ पाए तो ये बीजेपी का फेक नैरेटिव है, इस पे बहुत फायदा नहीं होगा। गेस्ट हाउस कांड के बाद तो बहुत कुछ हो गया, 19 का गठबंधन उस गेस्ट हाउस कांड पर पर्दा डाल चुका है, दोनों लोग एकजुट हो चुके थे, हो सकता है फिर एकजुट हो जाए, हम तो ये कहेंगे। शुक्रिया। हालांकि ये सब लेकिन मेरा एक सवाल बातें, है, हालांकि ये सब बातें, जी नीरज जी नीरज नीरज मेरा एक सवाल है। अगर लक्ष्मण जी सही है, लक्ष्मण जी अगर कह रहे हैं कि 19 में ये खत्म हो चुका है, और सही में मायावती ने बाकायदा वो बयान भी दिया था कि उस वक्त अखिलेश यादव तो पॉलिटिक्स में भी नहीं थे जिस वक्त ये घटना घटी, और अब अखिलेश यादव के साथ ये गठबंधन हुआ है। लेकिन जब ये नैरेटिव खत्म है तो फिर इसका जवाब भी तो मिलना चाहिए, फिर मायावती इस नैरेटिव को क्यों उठा रही है? बीजेपी तो मायावती के बाद आती है, पहले तो मायावती ने ही अपने लोगों को चार्ज किया ना, उसके बाद बीजेपी उनके उस लहर पे खेलेगी। अभिषेक जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। मुझे लगता है कि अब एक तो मायावती जी पर बात करना बड़ा समझ में नहीं आता कि हम किस एंगल से उन्हें देखें। कांशीराम जी पर बात करने के लिए उन्होंने भी तो कहा था कि अम्बेडकर और लोहिया साथ काम करना चाह रहे थे, तो मुलायम सिंह और कांशीराम मिले।
एंटी बीजेपी मूड का है, वो भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े, दलित और या तो मुस्लिम एकजुट है और दिखा है। अगर ऐसी कोशिश होती है, तीसरी तरफ जो है जो अमित शाह जी जो जा रहे हैं कौशाम्बी, निश्चित तौर पे वो दलित सीटों पे जा रहे हैं, क्योंकि कौशाम्बी का रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 के चुनाव में 2024 के संकेत दे रहा था। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहा है। और जिस तरह की बातें हो रही कहीं समाज, वो आप खासतौर से रघुराज प्रताप सिंह भी कहीं अगर सपा अलायंस का हिस्सा कहीं 2024 में बन गए, तो कौशाम्बी प्रतापगढ़ 2 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीत गई थी, वो 2024 में उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इंद्रजीत सरोज और राजा रघुराज प्रताप सिंह दोनों अपने बड़े नेता हैं और दोनों की बहुत जबरदस्त अपने अपने समुदाय के बीच में और अपने अपने इलाके में बहुत मजबूत पकड़ है। और उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो जोड़ सके। वो मोदी के नाम पे जुड़ जाता है, लेकिन दूसरे नाम पे क्षेत्रीय जब अगर राजनीति वहां खड़ी होगी, क्योंकि दोनों लगातार 2 चुनाव से एक दूसरे के खिलाफ, 2019 में दोनों एक खिलाफ थे, 2022 में अगर ये एकजुट हो जाते हैं तो वहां का प्रदर्शन दोहराना भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। इसीलिए अमित शाह जी इस बात को समझते हुए वो कौशाम्बी पे मेहनत करने जा रहे हैं। कौशाम्बी में वो दलित रैली करने जा रहे हैं, लेकिन दलित रैली क्या विनोद सोनकर के जरिए साधा सकता है? क्योंकि विनोद सोनकर का वहां पे जिस तरह से बीजेपी नेताओं के बीच में 36 के आंकड़े रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि एक कोशिश ये जरूर है, क्योंकि कौशाम्बी पासी बेल्ट है और वहां से एक संदेश देने की कोशिश होगी, क्योंकि जहां पे अखिलेश यादव ने मूर्ति काशीराम की मूर्ति का अनावरण किया है उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वहां से 70-80 किलोमीटर है। तो मुझे लगता है वो भी गंगा के किनारा था। वो अखिलेश यादव ये है कि गंगा के इस किनारे थे और अमित शाह गंगा के उस किनारे होंगे, और दोनों का मैसेज दोनों पासी के बेल्ट में है। रायबरेली में भी पासी बेल्ट है तो कौशाम्बी भी पासी बेल्ट है। जी रविकांत जी, मैं एक टिप्पणी आपसे भी लेना चाहता हूं कि हम दलित वोट में सेंध मारी के लिए बीजेपी और सपा लगे हुए हैं, लेकिन मायावती भी तो कुछ कर रही होंगी ना अपना वोट बचाने के लिए, या फिर मायावती अपने इस वोट को जाते हुए यूं ही देखती रहेंगी? 2024 के मद्देनजर आपको मायावती कहां खड़ी दिखाई दे रही हैं? अकेले लड़ेंगी? क्या कोई गठबंधन उनके साथ बन सकता है? राजभर उनकी तारीफ कर देते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ कई बार उनकी कहा जाता है कि गठबंधन बन सकता है। मेरा बेसिक सवाल वही है कि कहां खड़ा हुआ देख रहे हैं आप मायावती को 2024 के? देखिए, मायावती जहां है वहां अभी हम छोड़ दें। जो बुनियादी सवाल है, आप अगर पिछले 1 महीने को देखें तो क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी अचानक सुर्खियों में है? और मैं आपको इशारा करना चाहता हूं कि 2022 के लोकसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के ठीक 6 महीने पहले से समाजवादी पार्टी को जितना हाइप मिला था उतना पिछले 4.5 साल में नहीं मिला था जी। ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बिछाई हुई पिच है, और वो इस बात को जानती है कि जितना समाजवादी पार्टी लड़ाई में दिखेगी उतना ही बीजेपी को फायदा होगा। अगर चुनाव उत्तर प्रदेश में 1-to-1 होता है तो बीजेपी को कोई नहीं रोकने वाला है। इसलिए ये मजबूरी है विपक्ष की कि वो मायावती को लड़ते हुए दिखाए, और जहां पे जा रहे हैं अमित शाह, ये वो बेल्ट है जहां पे मायावती ने अच्छा किया था विधानसभा चुनाव में। पूर्वांचल में जहां बीएसपी चुनाव लड़ी थी ढंग से, वहां किसकी जीत हुई? समाजवादी पार्टी की। अगर बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, और इसलिए होगा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है। नहीं, लेकिन रविकांत जी माफी चाहता हूं, थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। ये बात इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। मायावती जहां लड़ी है वहां भी बीजेपी को फायदा हुआ है, जहां नहीं लड़ी है वहां भी बीजेपी को फायदा हुआ है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। गोपालगंज जैसी मायावती जाके लड़ती हैं और मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी जीत जाती है। आजमगढ़ में मायावती लड़ती है, बीजेपी जीत जाती है। हाँ, नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में भी आजमगढ़ में मायावती लड़ती हैं, बीजेपी जीत जाती है। तो मायावती के तो दोनों उदाहरण हैं, जहां वो लड़ती है वहां भी है। सवाल ये है कि वो कितना लड़ती है। आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए,
जी। मायावती को जहां 10,000 के ऊपर वोट मिला है, 15,000 के ऊपर वोट मिला है, वहां समाजवादी पार्टी ने बेहतर किया है, और जहां 10,000 के नीचे है वहां सीधा बीजेपी चुनाव जीती है। मैं उसको इतना ही सीधा मानता हूं, अब कोई माने ना माने, मैं इतना ही सीधा मानता हूं। बीएसपी लड़ाई में अगर आएगी, इसका सीधा जो नुकसान होगा वो बीजेपी को होगा। और आपको क्या लग रहा है कि राम प्रकाश राजभर यूं ही कह रहे हैं? मायावती अचानक प्रेम उनका पैदा हो गया है क्या? मायावती तो जमाने से राजनीति कर रही है। आज उन्होंने कहा कि खड़गे साहब को प्रधानमंत्री बनाए, वो एक उनकी बात से मैं सहमत हो सकता हूं कि भाई 75 साल हो गए इस देश में, क्या दलित पीएम नहीं बनेगा? लेकिन जो मायावती की वो तारीफ कर रहे हैं उसका अपना एजेंडा है। और पिछले विधानसभा चुनाव में अमित शाह भी मायावती की तारीफ करके गए थे, लेकिन अखिलेश यादव नहीं करते। समस्या यही है, मायावती के खिलाफ जाकर के आप जाटाओ वोट रत्ती भर नहीं पाएंगे। ये दलितों के भीतर का अपना वो सेंटिमेंट्स है, मैं बेहतर जानता हूं, मैं खुद उस समुदाय से आता हूं, मुझे पता है जी। और जो अभी जो अहमद साहब कह रहे थे कि जो जाटाओ वोट पर फोकस नहीं, अरे बाबा साहब वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जाटाओ को बनाया है। इंद्रजीत सरोज और अवधेश प्रसाद की बात कर रहे हैं, उन्होंने कब तवज्जो दी इतनी इधर? तो जितना ही समाजवादी पार्टी चुनाव में दिखेगी और बीजेपी आमने सामने, अब अमित शाह जा रहे हैं आजमगढ़। उसकी वजह क्या है कि वहां भी दलितों को डराया जाए, क्योंकि वो बेल्ट है जो एक जमाने में जहां कम्युनिस्ट मूवमेंट होता था, वो अंबेडकराइट बेल्ट है जहां पे यादव वर्सेस दलित उतना सेंटिमेंट्स नहीं है। पूर्वांचल में यादव आपको उस तरह से दलितों अति पिछड़ी जातियों का शोषण करते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन इसके अलावा जो क्षेत्र है वहां पे सीधा जमीन पर यादवों के खिलाफ नाराजगी है। बिना एड्रेस किए आप नहीं चुनाव जीत सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत आसान है, बहुत सीधा है। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि अमित शाह आने वाले दिनों में मायावती की तारीफ भी करेंगे, क्योंकि मायावती की तारीफ करके वो संवेदना पैदा करते हैं दलितों में जी। और वो दलित वोटर जब ये देखता है कि मायावती चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं, तो अगर उसके सामने विकल्प सपा और बीजेपी होता है तो वो कहां जाता है? बीजेपी की तरफ जाता है। वो खुशी से नहीं जाता। जो लोग ये कहते हैं कि 5 किलो राशन पे दलित चला गया, वो उस पे नहीं जाता है। वो जाता है असल में उस वजह से कि जहां यादवों के खिलाफ नाराजगी और जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को आज भी इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। अब गेस्ट हाउस कांड आज वो डिस्कस हो रहा है। अब गेस्ट हाउस कांड का प्रभाव होता तो क्या अखिलेश यादव के साथ मायावती आ जाती बीच में? लेकिन अब मैं बिल्कुल ना वही बात कह रहा हूं कि बीजेपी अब गेस्ट हाउस कांड का हवाला देकर अपने आप को दलितों का खैर खवा बता रही है। वो डर पैदा करना और दलितों के भीतर ये संवेदना न पैदा हो सपा के प्रति, लेकिन वो लड़ाई में दिखाएंगे। चलिए रविकांत जी, बीएसपी गायब है। बीएसपी जितना गायब होगी उतना ही फायदा बीजेपी को होगा, ये भी बहुत क्लियर कट है। उसकी अखिलेश यादव उस तरह से काम, ऐसा नहीं है कि दलित वोट नहीं जा सकता उनके पास, क्योंकि दलितों में बेहद नाराजगी बीजेपी के प्रति है। लेकिन जब आप टिकट नहीं देंगे, जब आप एजेंडे पर बात नहीं करेंगे, आप चाय तक पीने नहीं जाएंगे, ये तो भोज में चले जाते हैं। वो है विशुद्ध नौटंकी है। बीजेपी लोग चुनाव आते समय दलितों के घर भोजन करने जाते हैं 5 स्टार से लेकर के। हाँ बिल्कुल, वो तो लेकिन वो उनके भीतर घर कर जाते हैं, वहीं बैठ करके कथा सुनाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कितना उत्पीड़न हुआ दलितों का। घटना एक होगी वो 100 बताएंगे, क्योंकि बेचारा दलित अभी अशिक्षित है, गरीब है, इतनी फुर्सत नहीं है कि वो बैठ करके डिस्कोर्स सुने। ये मूल समस्या है, और जब तक वो इसको एड्रेस नहीं करेंगे, आप चाहे कांशीराम की मूर्ति अनावरण कर लें या कुछ और कर लें, दलितों के भीतर जो एस्पिरेशन बीजेपी ने पैदा किया है, खास करके एंटी जाटव मुखौटे ही दिए हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने दलितों के लिए बहुत कुछ कर दिया, नहीं बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो बेजुबान मुखौटे,
लेकिन उन्होंने ये चेतना पैदा कर दी कि साहब देखिए नेता तो हमने बनाया, मायावती ने तो कोरियों को पहले ओबीसी में डाला, जो अभी महमूद साहब कह रहे थे जो हाँ था वो वोटर कांशीराम के समय बीएसपी का, मायावती ने पहले उसको ओबीसी में डालने की कोशिश की। फिर जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए तो कहा कि तो पूरी जात से आते, इनका कितना वोट है। जब आप गाली देंगे तो वोट कैसे चला जाएगा? वो चला गया बीजेपी में, और बीजेपी भरपूर टिकट देती है। और बीजेपी उत्तर प्रदेश को बहुत बारीकी से जानती है कि कहां पासी बेल्ट है। बीजेपी को मुस्लिम को टिकट नहीं देना होता है ना, तो वो 15-20 टिकट बच जाते हैं बीजेपी के पास दलितों में और ओबीसी में बांटने के लिए। नहीं तो आप फरसा उठा लेंगे भाई, आपके पास भी है कि आप सवर्ण को टिकट ना दें। किसने कहा है कि आप सवर्ण को टिकट दें? लेकिन ये दरअसल जो समाजवादी पार्टी के रिजीम में जो हुआ था, वो सवर्णों के तुष्टीकरण करने के लिए आप दलितों के रिजर्व, आप प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर रहे थे, आपने ठेकेदारी में आरक्षण को खत्म कर दिया। चलिए ठीक है रविकांत जी, थोड़ा वक्त का तकाजा है जी, वक्त का तकाजा है। आपने बड़ी अहम बातें की और बड़ी अखिलेश यादव की राह झाते हुए, और अखिलेश यादव कहां पर उनकी जो पॉलिटिक्स है, वो जो दलितों पर उनका दांव है, वो क्या क्यों सही नहीं बैठेगा, इस बारे में रविकांत जी ने हमें विस्तार से बताया। कार्यक्रम में आज शिरकत करने हमने दोस्तों यूट्यूब पर आपसे एक सवाल भी पूछा था कि 2024 में दलित किसे वोट देंगे, बीजेपी, सपा, बसपा। हमारे कार्यक्रम को देखने वाले ज़्यादा लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर रहेगी, बसपा दूसरे नंबर पर और बीजेपी तीसरे नंबर पर। खैर, आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए रविकांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत में हुई थोड़ी टेक्निकल दिक्कत की वजह से हम माफ़ी चाहते हैं। कबूल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कुमार अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लक्ष्मण यादव हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।